पॉलिसीज भी आएंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब पॉलिसीज क्या क्या चलाई है सरकार ने, तो मतलब वो हाँ, तो है नहीं ना। नहीं नहीं वो नहीं, गरीबी वाले चैप्टर में था वो तो सारा। नहीं नहीं बेटा, वो पॉलिसी जो है हमारा निर्धनता वाला तो डिलीट है, लेकिन वो पॉलिसी बेरोजगारी में भी है और निर्धनता में भी है, दोनों में है। देखो वो पॉलिसी किस चीज़ के लिए है, वो पॉलिसी है बंदों को रोज़गार दिलाने के लिए। तो जब बंदों को रोज़गार मिलेगा तो बंदों के पास पैसे आएंगे तो ही निर्धनता दूर होगी। वो जो हम जो पढ़ते हैं ना, जितनी भी मनरेगा वगैरह हो गया, प्रधानमंत्री योजना फलाना ढिमकाना, वो आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि वो मेनली जो पॉलिसी है वो बेरोजगारी से ही रिलेटेड है, रोजगार दिलाने के लिए ही तो बनी है वो लोगों को। तो रोजगार वाला तो हमारा चैप्टर में। अच्छा सर, वो पॉलिसीज पूछी तो फिर मैं नहीं बता पाई ना। मैंने बोला कि वो गरीबी वाले चैप्टर से, तो मैम ने भी बोल दिया था कि गरीबी वाले चैप्टर से, पर उन्होंने बोला कि मतलब याद करनी पड़ेगी, पेपर में आ सकती है। हाँ, आएंगी वो पेपर में, क्योंकि वो पॉलिसीज बेसिकली रोजगार वाले के लिए, छोड़ के मत जाना उसको। और मनरेगा तो खासकर, एक मनरेगा है और दो तीन चार पांच इम्पोर्टेंट हैं। एक काम के बदले अनाज है, एक एनएसपी है, तो तीन चार हैं उसमें इम्पोर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ के जाना है। देखिए जी, हमें जो पढ़ना है, हमने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर जो है कमर्शियल बैंक वाला, सॉरी केंद्रीय बैंक वाला चैप्टर पढ़ा था। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग। तो कमर्शियल बैंक को आप जो है हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम जो है इसको वाणिज्य बैंक भी कह सकते हैं, व्यापारी बैंक, या आप इसको जो है व्यापारिक बैंक भी आप इसको कह सकते हो। आपने कमर्शियल बैंक के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है कि जी कमर्शियल बैंक वगैरह जो है ये क्या होता है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो कमर्शियल बैंक क्या है, तो आप बोलेंगे कि यह एक ऐसी वित्तीय संस्था है, यह एक ऐसी वित्तीय संस्था है, ये एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो कि क्या करती है, जो ये एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करना, जनता से जमा स्वीकार करना तथा तथा निवेश के लिए तथा निवेश के लिए ऋण देने का कार्य ऋण देने का कार्य करती है। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भाई एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका जो उद्देश्य है ना, सबसे पहली बात तो वो लाभ कमाना है। और ये क्या लिखा हुआ है, लाभ कमाने के लिए ये क्या करती है, जनता से जमा स्वीकार करती है और निवेश के लिए ऋण देने का कार्य करती है। इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो इसके कार्य जो हैं, जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसी में इसके कार्य लिखे हुए हैं हमने। लेकिन अगर हम इसके कार्य को और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो सबसे पहला जो इसका कार्य होता है वो होता है जनता से जमा जनता से जमा स्वीकार करना। आवाज कट रही है क्या आशीष? नो सर। और किसी को कट रही है क्या आवाज? नो सर। नहीं सर, नहीं कट रही, सही आ रही है। दोबारा आ जा एक बारी, नेट का इशू हो रहा होगा ना, बारिश है ना आज वैसे भी। तो पहला जो काम है इसका जनता से जमा स्वीकार करना, तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि जी वाणिज्य बैंक का सबसे पहला कार्य जनता से जमा स्वीकार करना है, ये इसका सबसे पहला कार्य है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर और आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आप ये लिखोगे कि जनता जो है ना कमर्शियल बैंक के साथ इतने प्रकार के खाते जो है वो खोल सकती है। आपको हम बैंकों के साथ कितने टाइप के अकाउंट खुलवा सकते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर हम अकाउंटों की बात करें, सबसे पहला जो अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं बचत खाता, सेविंग अकाउंट। दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं, दूसरा जो अकाउंट होता है इसको हम कहते हैं
चालू खाता, इसको कहते हैं करंट अकाउंट। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं सावधि खाता, या इसको आप जो है मियादी, हिंदी में ना थोड़ा नाम अजीब है इसका, सावधि या मियादी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में इसको एफडी कहते हैं, एफडी अकाउंट, ठीक है। और एक होता है बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, और क्या कहते हैं रिकरिंग को क्या कहते हैं यार हिंदी में, क्या कहते हैं आशीष रिकरिंग को? और आरडी को क्या कहते थे? इसका नाम भूल जाता हूँ यार बार बार। आवर्ती। हाँ, क्या बात है, आवर्ती खाता, ये कह सकते हो आप इसको। इसको कहते हैं आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। एक होता है, भैया अभी कुछ लेट होगी क्या करा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आया, बस ये हमें को कमर्शियल बैंक पढ़ना है कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके कार्य। तो कमर्शियल बैंक का सिर्फ अर्थ लिखा है कि एक ऐसा बैंक होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों का पैसा एक्सेप्ट करता है और लोन देने का काम करता है। तो अब हम पहला कार्य समझ रहे हैं, जनता से जमा स्वीकार करना। तो जनता से जमा स्वीकार करता है, जनता इसके साथ किस किस टाइप के अकाउंट ओपन कर सकती है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, एंड एक होता है जॉइंट अकाउंट। और भी होते हैं लेकिन हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं बचत खाता। बचत खाता एक ऐसा खाता होता है जो कि सबसे पहली बात तो परिवारों के लिए होता है, हम जैसे लोगों के लिए, जो कि क्या करते हैं, जो कि अपनी छोटी छोटी बचतों को क्या करते हैं, इस खाते में जमा करते हैं। और यहाँ पे आपको जो ब्याज की जो दर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ब्याज यहाँ पे कम मिलता है, मान लीजिए 2% कुछ, उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। हमारे जितने भी खाते होते हैं, हमारे घर में जितने भी होंगे, सबके सेविंग अकाउंट होते हैं। चालू खाता किसका होता है? चालू खाता होता है व्यापारियों के लिए, जो जिनका बिजनेस होता है उनके लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्याज है ना, वो नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, अभी हम बात करेंगे। ये व्यापारियों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए। देखो हमें तो बैंक जाए हुए महीने साल हो जाते हैं, जब से एटीएम वगैरह आया है तब से तो बैंक के दर्शन करने ही मुश्किल हो चुके हैं। पहले कम से कम पैसा निकालने के लिए या जमा कराने के लिए कम से कम बैंक जाते तो थे, लेकिन जब से ये डिजिटल हो गया, एटीएम पेटीएम, तब से बैंक जाना तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बैंक जाने की। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको रोज़ बैंक वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए सेविंग अकाउंट होता है, नॉन बिजनेस के लिए। और जिनके रोज़ के ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस है उसका अपना, उनके लिए चालू खाता होता है। जिनके रोज़ लेन देन होते हैं, रोज़ अकाउंट से डील होती है, रोज़ चेक आ रहे हैं, चेक जा रहे हैं, तो ऐसों को चालू खाता की ज़रूरत होती है, जिनका अपना एक बिजनेस है। और यहाँ ब्याज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, वो भी हम बात करेंगे। एफडी हम ही लोग करवाते हैं, परिवार वाले लोग ही करवाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम है फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, और मैं इस पे जो है ना अच्छा ब्याज कमाना चाहता हूँ, तो इसका नाम है फिक्स। यहाँ पे पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाता है। मतलब कि मैं चाहता हूँ ये 5 लाख रुपए का मैं 5 साल के लिए जो है ना एफडी करा दूँ। एफडी बेटा 6 महीने की, 1 साल की, मिनिमम 1 साल की होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जितना ज़्यादा अमाउंट और टाइम, इस पे मैटर करता है आपको कितना ब्याज मिलेगा। जितना कम टाइम उतना कम ब्याज। तो मैंने क्या करा, 5 लाख रुपए 5 साल के लिए एफडी करा दी। तो इसका मतलब ये हुआ मैं 5 साल तक अपने खाते से ये पैसा ब्लॉक हो चुका है, अब ये 5 लाख नहीं निकल सकते। अगर आप निकलाओगे ज़बरदस्ती, आपको ज़रूरत पड़ गई, तो उसको एफडी तोड़ना कहेंगे। तो आपका उसका बाउंस वगैरह के पैसे कट जाएंगे, और जो भी होगा आपका वो मिल जाएगा, उससे ख़राब हो जाएगा सारा जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह कमाया होगा। इसका फ़ायदा क्या है अपना पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक करने का?
इस पे फ़ायदा ये है कि ब्याज बहुत ज़्यादा मिलता है, 8% तक मान लो। और यहाँ कितना मिल रहा था, 2, यहाँ कितना मिल रहा है, 8। आरडी में क्या है, आरडी सेम इसका बाई है एफडी वाले का, लेकिन एफडी में मेरे पास इकट्ठा पैसा था 5 लाख रुपए, लेकिन सबके पास तो नहीं होता इकट्ठा पैसा, लेकिन मैं ब्याज सेम ऐसे ही कमाना चाहता हूँ 8%। तो भाई फैसिलिटी सेम एफडी वाली चाहता हूँ, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं है मेरे पास। तो ये भी हम ही लोग खुलवाते हैं, आप भी खुलवा सकते हो, मैं भी खुलवा सकता हूँ, कोई भी खुलवा सकता है। इसका फ़ायदा ये है, ये जिसके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है, वो किश्त में दे सकता है, किश्तों में पैसे। और आरडी अकाउंट ये समझ लो 50 रुपये से भी ओपन होता है, 10 रुपये से भी ओपन होता है। आप जितने का आरडी खुलवाना चाहते हो उतने का खुल जाएगा। मतलब कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना 1000 रुपये से आरडी अकाउंट खुलवाना है 5 साल के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे 5 साल तक, 5 साल में कितने महीने हो गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में कितने महीने हो गए, 5 साल में हो गए 12 पंजे 60, 60 महीने तक मुझे बैंक को हर महीने 1000 रुपये देने पड़ेंगे, 60,000। और क्या कहते हैं, ब्याज कितना मिलेगा, 8%। तो ये फैसिलिटी क्या है, ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, तो आप किस्तों में भी पैसे दे सकते हो। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, तो जितने की भी खुलवा सकते हो। मिनिमम 10 रुपये से भी स्टार्ट होती है, 100 रुपये से भी होती है, जितना कोई भी खुलवा सकता है इसको। आप अपने बैंक में जाइए कि मेरे को आरडी अकाउंट खुलवाना है, तो खुल जाएगा, बोलेगा कितने रुपए से खुलवाना है और कितने साल तक खुलवाना है, सब बताएगा वो आपको, और ब्याज इतना ही मिलेगा। तो अगर आप सेविंग करना चाहते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट अलग होता है, एफडी में एक बार ही पैसा मांगते हैं वो। हाँ, एफडी में इकट्ठा होना चाहिए लमसम, और जिसके पास इकट्ठा नहीं है वो आरडी खुलवा ले। मतलब 10 साल के लिए केवल एक बार 5 लाख डाल दो बस, है ना? हाँ, वो आपके ऊपर है। एफडी मैंने बोला मिनिमम 1 साल तक से, 1 से स्टार्ट होती है, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। अच्छा जी, जॉइंट अकाउंट क्या होता है, जॉइंट का मतलब होता है, भैया एक बार आरडी समझाना दोबारा, आर कनेक्ट नहीं हो रहा। आरडी का मतलब है हाँ जी, रिकरिंग अकाउंट कौन सा होता है सर, यही इसी को तो कह रहा हूँ, आरडी को ही तो इसका पूरा नाम है, रिकरिंग डिपॉजिट। इसका मतलब ये है, एफडी में मैंने बोला अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो भाई एक बारी में दे दिया, एक किस्सा ही ख़त्म, अब 5 साल तक ब्याज आएगा। आरडी में क्या है, मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, लेकिन मैं ब्याज उतना ही चाहता हूँ जितना एफडी में मिलता है, तो मैं फिर क्या करूँ, तो वही पैसे मैं टुकड़ों में दे सकता हूँ, किस्तों में, कि भाई मेरे पास इकट्ठा तो नहीं है, लेकिन मान लो मैं कह रहा हूँ भाई मैं हर साल जो है ना 5,000 रुपये से आरडी अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, तो मुझे हर महीने 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, और जितने साल तक कराऊंगा उतने साल तक। मान लो मैंने 5 साल के लिए 5,000 से आरडी खुलवा दिया, तो 5,000 इंटू में 60, 3 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे बैंक को, और फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये किस्तों की सुविधा है, पैसा किस्तों में दे सकते हो और ब्याज उतना ही मिलेगा जितना आरडी पे एफडी पे मिलता है। ये फैसिलिटी है। इकट्ठा थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सा फ्लक्चुएट होता है, मतलब अगर मान लो यहाँ 8 है तो यहाँ 7.9 हो गया, 7.8 हो गया, बहुत माइनर सा होता है, फ्लक्चुएट कम रहता है। तो मान लो यहाँ 8 है तो मान लो 7.8 लिख दीजिए, 1-2% का, एक मतलब 0.1% कुछ का फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना एफडी में, तो वो है। पीरियड क्या होता है सर, आरडी तो टाइम पीरियड जितना मर्जी, जितना आप चाहो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, सब फैसिलिटी वही है जो एफडी में है। सब आप डिसाइड करोगे, पैसा भी, टाइम भी, एंड सब कुछ आप डिसाइड करोगे, आपके अनुसार चलेगा सब कुछ। उसके बाद है जी जॉइंट अकाउंट, ये सिंपल है, जो 2 बंदे मिलकर खुलवाते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमारे जो अकाउंट होते हैं, अब भाई मेरा अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट है, मुझे पैसे निकालने हैं, तो भाई जिसका अकाउंट है बैंक कहता है उसी को लेकर आया जिसका है। लेकिन अगर मेरे बिहाफ पे कोई मान लो आलोक चला जाए और मेरे अकाउंट से पैसे निकाल ले, तो नहीं देगा बैंक, कहेगा भाई उसी को लेके आया जिसका अकाउंट है। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसका मतलब है कोई 2 बंदे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दोनों को अधिकार है, ऐसा मोस्टली हस्बैंड वाइफ खुलवाते हैं। तो ये रामायण कथा हमने क्यों पढ़ी है भाई, ये एक खाता, ये आप इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। ये रामायण हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है
कि जो एफडी अकाउंट होता है ना, एफडी अकाउंट, इस खाते में जो राशि जमा होती है उसको सावधि जमा कहते हैं, सावधि जमा। टाइम डिपॉजिट कहते हैं इसको इंग्लिश में, टाइम डिपॉजिट। और जो चालू खाते में होती है, चालू खाते में जो जमा होती है उसको ना बेसिकली मांग जमा कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए, मैंने बोला इस पे ब्याज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बेटा ये बिजनेसमैन लोगों का अकाउंट होता है। बैंक को इनके खाते में पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि मांगने पे कभी भी निकालना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे बैंक का पैसा करंट अकाउंट वाले में क्या है भाई, कभी भी डील आ सकती है, कभी भी लाखों की पेमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन का अकाउंट है। तो बैंक को इनका पैसा मेंटेन करके चलना पड़ता है, बैंक को इनका पैसा मेंटेन करके चलना पड़ता है, कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट आ सकती है। हाँ जी सर, तो ये इन्हें सुविधा ही क्यों देते हैं? क्योंकि इससे तो इन्हें कोई फायदा हो नहीं रहा। तो भाई और उससे क्या कहते हैं, क्या फायदा नहीं हो रहा? सर ना ये लोग इसको उसमें लोन में चढ़ा सकते हैं और ना ही कोई लाभ कमा सकते हैं। नहीं तो भाई कस्टमर एक होता है, कस्टमर वो ऐसा नहीं है। लोन में क्यों नहीं चढ़ा सकते? लोन में चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोन में चढ़ सकता है पैसा। लेकिन क्या कहते हैं, और भी कई कस्टमर बेस हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिसके लिए इनको अकाउंट खुलवाए जाते हैं। तो फिर अगर अच्छा ये बताओ, फिर खोलेगा कौन? अगर ये नहीं खोलेंगे तो फिर कौन खोलेगा, कौन इनका अकाउंट? फिर तो कोई खोलेगा ही नहीं इनका अकाउंट। आरबीआई थोड़ी ना खोलेगा इनका अकाउंट, इन्हीं को ही खोलना पड़ेगा इनका अकाउंट। तो इस खाते में जो राशि, हाँ जी सर, चालू खाते में नो लिमिट होती है ना? हाँ चालू खाता है तो सेविंग में भी नो लिमिट है, उसमें क्या दिक्कत है? जो मर्जी करो आप। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। हाँ वो भी आगे आएगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम में कभी, हाँ जी, ये जो सावधि जमा है, मतलब बार बार नहीं निकलवा सकते पैसे इसमें से? नहीं, यही तो है। एफडी में मैंने बोला पैसा ब्लॉक हो गया 5 साल के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में क्या अंतर होता है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये होते हैं कम तरल और ये होते हैं ज़्यादा तरल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कम तरल का मतलब होता है लिक्विडिटी, जिसको हम तुरंत कैश में नहीं बदल सकते। तो कम तरल का मतलब मैं एफडी को तुरंत कैश में नहीं बदल सकता, क्योंकि मैंने बोला पैसा ब्लॉक हो गया जी इतने टाइम पीरियड के लिए। और ज़्यादा तरल का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला जिसको मैं जब मन चाहे कैश में कन्वर्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मांगने पे मैं जब चाहे कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक को यहाँ पे पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा तरल है। अब हम इसी की बात अभी बड़ी करेंगे। ये जैसे इस लड़के ने बोला कि भाई जब कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर, तो फिर इनका खाता क्यों खुला हुआ है? हटाएं फिर, इसका खाता खुलने का क्या मतलब है? सही कह रहा है वो भी भाई, जब कोई फ़ायदा, ये तो फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो जब फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो अकाउंट क्यों खुलेगा? अभी देखेंगे वो क्या क्यों खुलेगा। इस वाले पैसे को, इस वाले जो है ये चेक से निकल सकते हैं, ये वाले पैसे जो है चेक से नहीं निकल सकते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो ये 2-3 नंबर में ये आ जाता है। ठीक है, 2 ये सबसे बड़े मेन डिफरेंस है, ये कम तरल, ये ज़्यादा तरल। ये आप ये भी लिख सकते हो कि इस लिंक जो है, इसका लिंक जो है सावधि खाते से होता है, सावधि खाते से संबंधित। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो चालू खाते से संबंधित, क्योंकि अगर 3 नंबर का आ गया तो 3 पॉइंट तो होने चाहिए आपके पास। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब इस लड़के ने बोला कि भाई जब कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो सही बात है, जब ब्याज ही नहीं, ना ब्याज दे रहे ना कुछ कर रहे, तो फिर क्या करेगा भाई इसका? तो इसका क्या करेगा, ये सबसे पहला काम है इसका, जनता से जमा स्वीकार करना। दूसरा इसका जो काम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है ये। अब ये क्या दिक्कत है? हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओवरड्राफ्ट ही कहते हैं। ये क्या सुविधा है? ये सुविधा ये है कि जिनका करंट अकाउंट का खाता है ना, करंट अकाउंट का, केवल उसको मिलेगी ये सुविधा।
इस और किसी को नहीं मिलेगी। सेविंग, एफडी, आरडी, जॉइंट, इनको किसी को नहीं मिलेगी, सिर्फ इसको मिलेगी करंट अकाउंट, मतलब जिनका बिजनेस है। अब करंट तो बहुत लोगों के होते हैं, बिजनेस बहुत लोगों का होता है, करंट में भी सबको नहीं मिलेगी। करंट में भी किसको मिलेगी? करंट में भी उसको मिलेगी ये सुविधा जिनकी बैंक के अंदर अच्छी गुडविल है, अच्छी रेपुटेशन है। किसके साथ? एम्प्लॉयज़ के साथ, बैंक के मैनेजर के साथ अच्छी गुडविल, अच्छी रेपुटेशन है उसके साथ, उसको मिलेगी। अब ये सुविधा क्या है? ये सुविधा ये है, मान लो एक बिजनेस का अकाउंट है, करंट अकाउंट, उनने चेक दे दिया, मान लो 20 लाख का चेक काट के दे दिया किसी भी पार्टी को, लेकिन उसके खाते में जो है ना, उसके खाते में 19,50,000 ही है, 50,000 रुपये कम है उसके खाते में, तो भाई वो चेक तो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपये कम है उसके खाते में। चेक दे दिया 20 लाख का और खाते में 50,000 रुपये कम है, तो ऐसी स्थिति में वो चेक बाउंस हो जाएगा क्योंकि खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो उस बंदे की अच्छी गुडविल, अच्छी रेपुटेशन है मैनेजर के साथ, तो उनके पास नंबर भी होते हैं, वो उसको कॉल करेगा और ये बोलेगा जी मेरा एक चेक है इतने रुपए का और मेरे अकाउंट में पैसे कम है, ठीक है, तो आप इस चेक को क्लियर कर दीजिए। अगर उसकी अच्छी रेपुटेशन है तो एक तरीके से अगर बैंक उसको क्लियर कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ 50,000 रुपये बैंक अपने जिम्मे पर दे रहा है, उस चेक को क्लियर कर रहा है 50,000 रुपये के अपने जिम्मे पर। तो वो जो 50,000 रुपये देगा ना उस करंट अकाउंट वाले के बिहाफ पे, उस पर वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फ्री में थोड़ी ना देगा 50,000 रुपये। वो कहेगा ठीक है जी चेक क्लियर कर देंगे। इस सुविधा को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मतलब आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उससे ज़्यादा का चेक दे रहे हो या निकाल रहे हो, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और इसके अगेंस्ट में कमर्शियल बैंक को ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है इसमें, याद रखिएगा, ये भी सुविधा देता है। तीसरा यहाँ पे आप लिखेंगे ऋण देना। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो काम है कमर्शियल बैंक का वह है ऋण देना। आप लिखेंगे यहाँ पे कि कमर्शियल बैंक का तीसरा और सबसे मुख्य कार्य निवेश के लिए ऋण प्रदान करना है। ऋण देने से क्या होता है? ऋण देने से जो है ना क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है। लोन देता है और ब्याज लेता है। और लिखेंगे बैंक की जो इनकम होती है ना, बैंक की, व्यावसायिक बैंक की आय का प्रमुख स्रोत यही है। यही बैंक चलते कैसे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है बैंक के पास, हमारे पैसों पे इंटरेस्ट भी दे रहा है हमको, तो कहाँ से आ रहा है उसके पास पैसा? यहीं से आ रहा है। हमारा पैसा पहले लोन में देता है ज़्यादा, वहाँ से ब्याज कमा रहा है 8-10% का, और हमें कितना दे रहा है? 2%। तो ऐसे ही इनकम कमाता है। आप इसके अंदर लिखेंगे कि व्यावसायिक बैंक का अन्य काम जो है वो ऋण देना है और बैंक की आय का प्रमुख स्रोत यही है। फिर आप ये भी लिख सकते हो ऋण के प्रकार। ऋण भी कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो अल्पकालीन ऋण हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, मध्यकालीन हो गया मिड टर्म के लिए, दीर्घकालीन हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। बस ज़्यादा रामायण कथा नहीं लिखनी है, इतना वो नहीं है। ये जो इसका काम है ऋण देना, ब्याज मिलता है इस पे, इसी को हमको डीप से पढ़ना है, ठीक है, कि भाई कैसे ये ऋण देता है, कैसे उस पर ब्याज कमा रहा है और कैसे ये पैसे से पैसा कमा रहा है। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये 3 मेन का है: जनता से जमा स्वीकार करना, ऋण देना और बैंक सुविधा। और भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो लॉकर की सुविधा देता है। लॉकर सुविधा, हमारे जो ज़रूरी कागज़ होते हैं घर वगैरह के, प्रॉपर्टी के या ज्वेलरी वगैरह जो होती है गोल्ड डायमंड की, उसके लिए अगर आपको लग रहा है घर में सेफ नहीं है भाई, चोर वगैरह हो सकते हैं, तो आप बैंक से लॉकर की सुविधा ले सकते हो। फ्री में नहीं मिलती है, इसके बदले में बैंक को रेंट देना पड़ता है और एफडी भी करानी पड़ती है लॉकर के अगेंस्ट में, तब जाके आपको लॉकर मिलता है। तो ये 4 काम इसके मेन है। लेकिन हमें ये समझना है इसका ये तीसरा काम, हमने बोला लोन देता है, तो हम समझेंगे टॉपिक का जो नाम है इसको कहते हैं साख का सर्जन, या इसको हम बोलेंगे मुद्रा का सर्जन। बैंक कैसे करता है,
एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से। ये 6 नंबर का फिक्स टॉपिक है, आएगा ही आएगा। हमें ये समझना है कि कमर्शियल लोन लेकर जो है किस तरीके से पैसा बनाता है। इसका प्रॉपर आंसर क्या लिखना है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। मैंने ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी है, तो वो आपको घोलकर बिल्कुल वैसी की वैसी ही जो वहाँ लिखा है सब कुछ वैसा ही लिखना है, क्योंकि आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिखोगे नंबर नहीं मिलने के। देखिए जी, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से व्यावसायिक बैंक द्वारा या वाणिज्य बैंकों द्वारा साख के सर्जन की प्रक्रिया को समझाइए। हाँ, तो अब यहाँ पे 2 तरीके से हम इसको यहाँ पे समझना है। एक तो ये है बेटा, इस प्रोसेस को समझाने के लिए ना आपको 2 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? पहला आपको चाहिए प्राथमिक जमा, और दूसरा आपको चाहिए LRR, CRR भी कह सकते हो, कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, RR भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RR कह लो, LRR कह लो, CRR कह लो, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें चाहिए इसके प्रोसेस को समझाने के लिए। अगर ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो आपसे ये कह रहा है कि भाई एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से व्यावसायिक बैंक की साख की सर्जन की प्रक्रिया को बता दे, अपना एक संख्यात्मक उदाहरण ले ले, तो आपको बेटा अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ले लेनी है। अगर वो कह रहा है अपनी तरफ से समझा दे, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने ले लिया प्राथमिक जमा 10,000 और LRR 20%। जब उसने बोला अपनी मर्जी से बता दे, अपनी मर्जी से कब बोलेगा? मतलब जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से, तो इसका मतलब है अपनी मर्जी से कुछ भी उदाहरण ले ले और जैसा तेरा मन करे वैसा समझा दे। तो आप ये ले लेंगे 10,000 और 20%। और अगर यहाँ पे गिवन इन क्वेश्चन, कभी कभार वो ये दोनों चीज़ें ना खुद देगा आपको कि जी प्राथमिक जमा जो है ना, प्राथमिक जमा भाई इतनी है 1000, और जो ये CRR या LRR जो है ना ये 10% है। अब बता कैसे काम करेगा, कैसे साख का सर्जन होगा। अगर बेटा उसने क्वेश्चन में खुद ही दे दी ये दोनों चीज़ें, प्राथमिक जमा और CRR के इतना है, तो फिर मुझे इतना ही लेके बताना है, 1000 और 10% की बिहाफ पर ही। तो फिर यही करना है, फिर मैं अपनी मर्जी से 10,000 20% नहीं ले सकता, फिर मुझे यही देना है, ठीक है। कुछ भी आए गणना तो हमको करनी है, एक आपको ये आ जाएगा समझ में, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देंगे। अब करना क्या है देखिए, इस आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है मान्यताएं ना, जो मैंने फोटो भेजी है उसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले मान्यताएं, कि भाई हम जो प्रोसेस समझाने वाले हैं ना वो किस मान्यता पर होकर चलेगा, क्या अजम्पशन लेकर हम चल रहे हैं। तो सबसे पहली जो अजम्पशन है ना इसकी, वो क्या है? सबसे पहली इसकी अजम्पशन ये है एकल बैंकिंग प्रणाली। सबसे पहले तो ये लिखेंगे आप। इसका मतलब क्या होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ना केवल एक ही बैंक है। एकल बैंकिंग प्रणाली का मतलब क्या है? पूरी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में तो मल्टीपल बैंक होते हैं, रियल लाइफ में बहु बैंकिंग प्रणाली चलती है। ये क्योंकि ऐसा होता नहीं है इसलिए इसको माना गया है कि पूरी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक है। और दूसरा जो है, दूसरी अजम्पशन क्या है यहाँ पे? दूसरी अजम्पशन यहाँ पे ये है नगद लेन देन नहीं होते। ये आपकी दूसरी अजम्पशन है। इसका मतलब क्या है? कैश में कोई भी लेन देन नहीं होगा, कैश की बात ही नहीं होगी। जो चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, पेटीएम UPI हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है मामला। कैश में नहीं होगा, जो भी होगा सब कुछ डिजिटल फॉर्म में और कुछ नहीं। तो पहले तो आपको लिखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैसे स्टार्ट करना है आपको। पहले आपको करना है स्टेप 1, पहले आपको मान्यताएं लिखनी है। फिर आपको लिखना है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखना है? स्टेप 2 में लिखना है उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में क्या लिखेंगे? अगर उसने बोला खुद अपनी मन से ले ले तो आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे माना प्राथमिक जमा 10,000 और
LRR 20% है, ठीक है। और अगर उसने दे दिया कि भाई ये है तो फिर ये वाला लिखेंगे कि माना प्राथमिक जमा 1000 और LRR 10% है। अगर उसने दे दिया तो वो वाला लिखेंगे, और अपनी मर्जी से बोल दिया तो 10 और 20% ही लेना है। 10,000 और 20% ही लेना है, क्योंकि मैंने जो पिक भेजी है आपको वहाँ 10,000 और 20% ही है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो इसी के हिसाब से लिखी हुई है, आपको ईजी पड़ जाएगा, तो आराम से आप उसको लिख सकते हैं। तो आपने लिखेंगे कि माना कि भाई माना प्राथमिक जमा जो है वो 10,000 और LRR 20% है, तो साख सर्जन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। अब आपको उसको बताना है कि भाई कैसे काम करेगा। अब क्या करना है, अब लिखना है स्टेप 3। अब आपको एक तालिका बनानी है, उसको प्रोसेस बताना है कि भाई कैसे चलेगी कथा। इस तालिका के अंदर आपको क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं। पहला आपको कॉलम बनाना है चरण का, दूसरा आपको कॉलम बनाना है जमाए का, डिपॉजिट का, तीसरा आपको कॉलम बनाना है नगद कोष का, LRR CRR कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, और दूसरा आपको जो कॉलम बनाना है इसको हम कहते हैं ऋण, ठीक है। कैश को जो है भाई गौण जमा कह सकते हो, आप इसको जो है व्युत्पन्न जमा कह सकते हो, ये सब एक ही चीज़ें होती है। आप इसको जो है ऋण कह सकते हो, गौण जमा कह सकते हो, या व्युत्पन्न जमा कह सकते हो, ये सब एक ही चीज़ होती है। देखिए जी, अब जो है भाई क्या कहते हैं, अब मुझे इसको प्रोसेस बताना है कि काम कैसे करेगा ये बैंक। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे स्टेप 1। अब ध्यान से समझ लीजिए ये तालिका कैसे बन रही है। स्टेप 1, पहले बंदे ने प्राथमिक जमा क्या है, पहले आप ये समझिए। मैंने बोला प्राथमिक जमा 10,000 है, इसका मतलब है मेरा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैंने अपने खाते में जो है ना 10,000 रुपये जमा करा दिए। प्राथमिक जमा क्या होती है, आप लिखेंगे बेटा प्राथमिक जमा वो जमा होती है जो कि जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा कराई जाती है। जो मैंने फोटो भेजी है आपको उसमें प्राथमिक जमा क्या होती है और द्वितीयक जमा क्या होती है, स्पेशली बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताया हुआ है। 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि प्राइमरी और डिफरेंस भी आ जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट में डिफरेंस बता भाई। एक्चुअल मेरा खाता था बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैंने अपने सेविंग अकाउंट में मान लो 10,000 रुपये जमा करा दिए, तो प्राथमिक जमा वो जमा है जो जमा करता है, मतलब मेरा जो खाता है उसने एक्चुअल में जो अपने खाते में जो पैसे जमा कराए हैं, कितने जमा कराए हैं बेटा 10,000 रुपये, वो प्राथमिक जमा कहलाती है, ठीक है। नगद कोष कितना है, नगद कोष का मतलब होता है, मैंने ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20%, या उसने जो होगा 10% 20%, यही है जिसके बेस पे कैलकुलेशन होनी है। तो हमने पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी CRR, जो मैंने आपको बोला था कि ये वो मिनिमम अनुपात है जो सभी कमर्शियल बैंकों को RBI को जो है देना पड़ता है भाई, कोष में रखना पड़ता है। CRR अगर आपको याद हो, नगद आरक्षित अनुपात, तो ये 20% है। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 का 20% आप निकालेंगे कितना होता है 2,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर एक कस्टमर ने अपने खाते में 10,000 रुपये जमा कराए हैं तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है उसके खाते में 2,000 रुपये जो है रखेगा नगद कोष में, रिजर्व में रखेगा, और जो बाकी के जो 8,000 रुपये है ना वो क्या करेगा, किसी भी पर्सन को लोन में दे देगा 8,000 रुपये। बट मान लीजिए बेटा ए व्यक्ति को लोन में दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने ऊपर क्या मान्यता ले ली कि भाई नगद में कोई भी लेन देन नहीं हो रहा, नगद में कोई लेन देन नहीं हो रहा, तो आपको ये लाइन लिखनी है। अभी मैं इसके नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ये जो लोन दिया गया है ना ए को, कैश में नहीं मिलेगा, ये ए को लोन, बैंक क्या करेगा, ए के नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलेगा, बैंक क्या करेगा, उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलेगा, ए के नाम का लोन अकाउंट, और उसके खाते में 8,000 रुपये जमा कर देगा।
तो बैंक ने कैश नहीं दिया उसको, बैंक ने क्या करा, बैंक ने उसका लोन अकाउंट का खाता खोला और उसके खाते में जमा कर दिए 8,000 रुपये। बेटा अभी भी 10,000 रुपये बैंक के पास ही हैं, पैसा कहीं नहीं गया। पैसा 10,000 रुपये आया था पहले, 2,000 रुपये रिजर्व में रखे, ठीक है, और जो बाकी के 8,000 रुपये हैं वो उसने एक को कैश में थोड़ी दिए, वो तो उनने उसके नाम का लोन अकाउंट खोला और उसके खाते में चढ़ा दिए। अब जो खुर्राफाती होगा बच्चा, उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, उसके दिमाग में अभी 2 क्वेश्चन चल रहे होंगे। क्या कि जिस बंदे ने अपने खाते में 10,000 रुपये जमा कराए उनने पैसे निकाल लिए तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना। क्या बैंक ने तो उसके लिए सिर्फ 2,000 रुपये रख रखे हैं, आप इसको ये समझ सकते हो कि बैंक को ये लग रहा है कि सिर्फ वो बंदा, मान लो ये एक्स के पैसे थे, एक्स ने अपने खाते में 10,000 रुपये जमा कराए थे, तो बैंक को ये लग रहा है इनने 10,000 रुपये जमा कराए हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 निकाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं निकालेगा। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा 10 के 10 निकाल लिए तो क्या होगा, तो बेटा पैसा तो बैंक के पास ही है, निकाल ले 10 के 10,000, क्या दिक्कत है, पैसा कहीं गया थोड़ी है। दूसरा उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये ए ने लोन लिया 8,000 रुपये, उसके खाते में 8,000 रुपये जमा हो गए। अब दूसरा उसके दिमाग में चल रहा होगा ए ने निकाल लिए ये 8,000 रुपये, फिर क्या होगा, तो निकाल ले, क्या दिक्कत है, नगद में थोड़ी ना निकालेगा। अगर ए ने लोन लिया है तो किसी को देने होंगे उसको पैसे, या कुछ ना कुछ इस अमाउंट को यूटिलाइज करना है उसको, तो बेटा कैश नहीं करेगा, जो भी होगा डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। मान लो उनने किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए तो हम अकाउंट में दे दिए उनने, मान लीजिए बेटा उनने अगर किसी को दे दिए, मान लो बी व्यक्ति को दे दिए उनने, तो बी के अकाउंट में डालेगा वो, कैश नहीं देगा, क्योंकि हमने क्या मान लिया, नगद लेन देन नहीं होगी। और दूसरा हमने क्या मान रखा है, ये देखिए एकल बैंकिंग प्रणाली, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि ए का अकाउंट भी उसी बैंक में है और बी का अकाउंट भी उसी बैंक में है। मैंने क्या बोला, एकल बैंकिंग का मतलब क्या है, एक ही बैंक है, एक ही बैंक है पूरे अर्थव्यवस्था में, तो सभी के अकाउंट उसी बैंक में है। तो ए ने बी को पैसे दे दिए, तो बेटा ये तो वही बात हो गई, सीधे कान से पकड़ के उल्टे कान पे इधर से उधर कर दिया बस। पैसा तो अभी भी उसी बैंक के पास है क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है। नहीं, ये थियोरेटिकल है, रियल लाइफ में बहु बैंकिंग प्रणाली चलती है, वो जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो वाला प्रोसेस पढ़ेंगे, बहु बैंकिंग वाला। अब देखिए, अब बैंक को ये पता है इसके खाते में 8,000 है ना, बैंक फिर इसके 20% रिजर्व में रखेगा और बाकी का जो अमाउंट है 6400 रुपये वो मान लीजिए बी व्यक्ति को लोन में दे देगा। पर बी व्यक्ति के साथ भी वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसा ए के साथ कराए, कैश में किसी को लोन नहीं दिया जाएगा, उसके नाम का लोन अकाउंट खोलेगा और उसके खाते में 6400 रुपये जमा कर देगा। अगेन 20% क्या करेगा, अगेन 20% जो है रिजर्व में रखेगा और बाकी के जो पैसे हैं वो मान लीजिए सी व्यक्ति को लोन में दे देगा। सबके साथ सेम प्रोसेस चलेगा, किसी को भी नगद में लोन नहीं मिलेगा। अगेन मान लो सी व्यक्ति को दे दिया, 5150 उसके खाते में जमा करेगा, बाकी का अमाउंट रिजर्व में रख के शेष राशि जो है वो डी व्यक्ति को लोन में दे देगा। ऐसे ये चलता रहेगा। तो क्या मुझे ऐसे करते रहना है? नहीं, हमें ऐसे करते नहीं रहना। आपको बस ऐसे चार कर देने, 3 कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बस, और आपको नहीं करना। अब आपको यहाँ पे लिखना है कुल, टोटलिंग करनी है। अब आपको यहाँ टोटल लिखने हैं, तो टोटल कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। टोटल कैसा आएगा, टोटल आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए पहले तो यहाँ पे आपको कुल लिखना है, ठीक है। पहले मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, टोटलिंग कैसे करेंगे वो बताता हूँ। आप पहले यहाँ लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या लिखना है, स्टेप 4 के अंदर आपको तालिका की व्याख्या, इस तालिका की ना एक्सप्लेनेशन देनी है। चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4, 8 चरणों में क्या हुआ है कैसे लिखेंगे आप। देखिए ये कहाँ से लिखना है आपको, चरण 1, चरण 2, चरण, ये पिक जो मैंने भेजी है प्रॉपर लिखा हुआ है, जो उसमें लिखा हुआ है वही लिखना है। और उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है चरण 1 में माना प्राथमिक जमा 10,000 है,
क्योंकि नगद कोष 20% है, तो बैंक 10,000 का 2,000 रुपये नगद कोष में रख के शेष राशि 8,000 रुपये ऋण में चढ़ा देगा। और ये लाइन आपको लिखनी है कि एक, मान लो ए व्यक्ति को लोन में दे दिया, ए को बैंक ये राशि नकदी के रूप में ना देकर उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलेगा और उसके खाते में 8,000 रुपये जमा कर देगा। ये लाइन आपको लिखनी है, ये उसमें नहीं लिखी हुई है। फिर चरण 2 पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, 8,000 रुपये का 20% 1,600 रुपये नगद कोष में रखेगा, बाकी के 6,400 रुपये ऋण में दे देगा। ऐसे ही चरण 3 पे भी लिखा हुआ है, 64 का 20% 1,280 रुपये नगद कोष में रख के शेष राशि 5150 इसमें दे देगा। फिर चरण 4 में क्या लिखा है, पहले यही लिख देंगे कि 51 पर 20 का 20% क्या कहते हैं 1,024 रुपये नगद कोष में रख के बाकी का लोन में दे देगा। अब आपको क्या करना है, चरण 4 में ये सब तो रामायण कथा सेम रहेगी इन चारों में जो लिखनी है आपको। फिर आपको ये चरण 4 में एक लाइन और लिखनी है, क्या कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया तब तक चल रहेगी जब तक ये देखो, पहले 8 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, ये घटता जाएगा। तो आपको लिखना है ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक गौण जमा या व्युत्पन्न जमा भी लिख सकते हो, गौण जमा शून्य नहीं हो जाती। भाई कब तक चलेगा ये प्रोसेस, ये बोला है ये तब तक चलता रहेगा, ये ऐसे आते 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 10वें स्टेप तक ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमें 10 स्टेप करके नहीं दिखाने उसको, सिर्फ 3-4 ही करके दिखाने हैं। तो ये आपको इसके एक्सप्लेनेशन में लिखना है स्टेप 4 में। फिर लिखोगे आप, फिर लिखोगे बेटा स्टेप 5, ये स्टेप 4 पूरा लिख दिया आपने। फिर आप लिखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, स्टेप 5 में आपको 2 सूत्र ध्यान रखने हैं। पहला जो सूत्र होता है ये होता है मुद्रा, क्या लिख दिया ये, पहला जो सूत्र होता है इसको कहते हैं मुद्रा गुणक, इंग्लिश में इसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है भाई मुद्रा गुणक भी कह सकते हो, और इसको आप जो है साख गुणक भी कह सकते हो, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर एक ही चीज होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 में LRR, ये इसका फॉर्मूला है 1 में LRR। ये क्या है, इसका नाम है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। ये क्या है जरा ध्यान से समझिए, अभी बता रहा हूं भाई। ये क्या है बेटा, ये आपको ये बताता है कि बैंक ने वो जो 10,000 रुपये उस बंदे ने, मिस्टर एक्स ने जो 10,000 रुपये अपने खाते में जो जमा करे हैं ना, मनी मल्टीप्लायर आपको ये बताएगा कि बैंक ने उस 10,000 रुपये का कितने गुना मनी क्रिएशन करी है। तो आपको यहाँ पे इसको करके दिखाना है, MM = 1 में LRR, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर, MM मनी मल्टीप्लायर है, LRR कितना है बेटा 20%, तो 20 और प्रतिशत हटता है तो 100 लगता है नीचे। तो मनी मल्टीप्लायर = जो ऐसे होता है ये बेटा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 में 20, 1 0 से 1 0 कट जाती है, तो ये हो गया 10/2, तो 2 कम 2, 2 पंजे 10। तो मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना आया, मेरा जो मनी मल्टीप्लायर है ना वो कितना आया बेटा, वो आया 5। तो इसको मैं लिखूंगा 5 गुना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैंक ने वो जो 10,000 रुपये थे ना, वो बंदे ने जो अपने 10,000 रुपये जमा कराए हैं, बैंक उसका 5 गुना मनी क्रिएशन कर देगा। मतलब कि 10,000 इंटू में 5 कितना होता है, 10,000 इंटू में 5 होता है 50,000। मतलब बैंक उस 10,000 रुपये से 50,000 बना देगा। तो वो भी आपको करके दिखाना है कैसे, ये मनी मल्टीप्लायर हो गया। और उसके बाद एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लिखेंगे कुल साख सर्जन, ये लिखेंगे कुल साख सर्जन =
इज इक्वल टू प्राथमिक जमा अपॉन में LRR। ये दूसरा फॉर्मूला है। ये किस चीज को बता रहा है? ये बता रहा है भाई कि टोटल जो 50,000 वो डिजिट आएगी कैसे, कितना टोटल मनी क्रिएशन हुई है। तो प्राथमिक जमा कितनी थी हमारे क्वेश्चन में? 10,000 अपॉन में LRR कितना था? 20 और 20% हटता है तो 100 आ जाता है। जैसे ऊपर हुआ था ऐसे यहाँ पे भी करना है, 20 और ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आ गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 जीरो अपॉन में 2। इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 50,000। ये क्या है? ये आपका कुल साख सर्जन। तो ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि बैंक ने उस 50,000 10,000 से 50,000 बना दिए। तो कितने गुना बना दिए? 5 गुना बना दिए बेटा। ये जो 50,000 आया है, ये आपको जो है बेटा यहाँ पे लिखना है 50,000 यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद 50,000 का 20% निकाल लीजिए। 50,000 का 20% जो है कितना होता है भाई? 10,000। 10,000 यहाँ पे आएगा नगद कोष में और 40,000 रुपये जो है आपका जो है यहाँ पर आएगा। तो ये टोटलिंग कैसे हुई है? ये कुल साख जमा से आएगा। ये 10,000 कैसे आया है? 50 का 20% निकाला है। और ये 40 कैसे आ गया? 50 में से 10 गए तो ये 40 आ गया। टोटलिंग ऐसे आएगी। उसके बाद बेटा ये हो गया स्टेप 5, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 आपको इसकी सीमाएं जो है ना वो भी लिख कर आनी है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किस्मत खराब टॉपिक है ये, ठीक है। ऐसा नहीं आया हुआ नहीं है, बहुत बारी आया हुआ है ये टॉपिक। अब ये क्या है वो आपसे पूछेगा नहीं, आप तब भी लिख कर आएंगे। प्रेजेंटेशन अच्छी है और ये सेपरेट। अब पहले समझिए, देखिए ये सीमाएं क्या होती है अभी मैं बात करता हूँ इस पर। ये 6 स्टेप आप करके आएंगे इस क्वेश्चन में। क्या था दोबारा से देख लीजिए। पहले मान्यता है, दूसरा उदाहरण है, तीसरी तालिका है, चौथे में तालिका की व्याख्या है, 5वें में मनी मल्टीप्लायर एंड कुल साख सर्जन का न्यूमेरिकल है और छठे में क्या है? छठे में ये इसकी सीमाएं बतानी है। तब जाके आपको 6 नंबर जो है वो मिलेंगे। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये जो बेटा इसके 6 स्टेप है ना, ये कब करने हैं आपको? जब पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आए। जब वो बोले कि जी व्यावसायिक बैंक कैसे करता है जी बताइए। अगर यहाँ पे जो ये स्टेप 5 है ना, ये जो स्टेप 5 है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि कैसे मनी क्रिएशन होती है तो दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन आएगा ये कि जो मनी मल्टीप्लायर है ना, मनी मल्टीप्लायर और LRR के बीच विपरीत संबंध होता है। ये लिख कर आएगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है। कि या ऐसा आ जाएगा LRR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, LRR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, साख का सर्जन उतना ही कम होता है। चल जा यार। साख का सर्जन उतना ही कम होता है। ये एक ही चीज़ें हैं सारी, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये इसमें आया था ये। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। ये से 3 नंबर का है, ठीक है। वो बोलेगा इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा संख्यात्मक उदाहरण से। ये क्या बोल रहा है? ये इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, अभी मैंने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया कि MM इज इक्वल टू 1/LRR। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है ना विपरीत संबंध होता है, उल्टा। इसको प्रूफ करके दिखाना है हमें। तो आपको कुछ नहीं करना,
आपको जो है ना, आपको यहाँ पे 2 उदाहरण लिखने हैं। यहाँ पे लिख दीजिए केस 1 और यहाँ पे लिख दीजिए केस 2। अगर ये क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको बेटा, एक बार ही LRR अपने मन से जो मन करे वो ले लो। मान लो 10 ले लिया मैंने, 10%, और यहाँ इस फॉर्मूले में प्रूफ करो, पुट कर दीजिए 10%, तो 10% हटता है तो 100, तो MM इज इक्वल टू, MM का मतलब है मनी मल्टीप्लायर, नीचे 10, 1 0 से 1 0। MM कितना आया बेटा, MM आया 10 गुना, ठीक है। जब क्या कहते हैं, जब 10% है तो 10 गुना आया। अपने मन से जो मर्जी ले लो, जो मन करे, अब दोबारा ले लो, जो मन करे, 5 लेना है, 20, 15, जो आपका मन करे। मेरा मन कर रहा है मैं तो 20 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/20%, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 100/20, ठीक है। एंड इट विल बी, ये हो जाएगा आपका 10/2, ये कितना आया, ये आया 5। MM कितना आया आपकी बार, MM आया 5। देखिए क्या हुआ, जब भाई LRR की वैल्यू मैंने 10% ली तो मनी मल्टीप्लायर आया 10, ठीक है। जब मैंने LRR की वैल्यू को बढ़ा दिया, जब मैंने 20% लिया तो मनी मल्टीप्लायर कितना आया, 5। मतलब कि हाइयर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। LRR का मूल्य जितना ज़्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा, या आप ये कह सकते हो अर्थव्यवस्था के अंदर साख का सर्जन उतना ही कम होगा। एंड लोअर द वैल्यू ऑफ LRR की वैल्यू जितनी कम होगी मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर उतना ज़्यादा मनी क्रिएशन होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात सत्य है। उल्टा रिश्ता होता है दोनों के बीच में, और उदाहरण की सहायता से प्रूफ करके दिखाना है। तो ये आपको अपनी तरफ से जो मन 5, 10, 15, 20 कोई भी 2 उदाहरण से आप इसको प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद है, मैंने ये एक स्टेप 6 में लिखा है बेटा, इसकी सीमाएं बतानी है आपको। बेटा ये किस्मत खराब क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझ लीजिए ये सेपरेट ही 6 नंबर का आ गया था एक बारी कि साख सर्जन की सीमाएं बता भाई। इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे या तो साख ज़्यादा जाए या कम जाए, मतलब वो फैक्टर बताने हैं जिससे कमर्शियल बैंक की ऋण देने की क्षमता प्रभावित होती है, या वो फैक्टर हमको बताने हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप, मैंने पिक भेज रखी है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, एक बार और MM और LR के बीच के संबंध बता दो सर। अच्छा एक मिनट रुको जरा, मैं ये वाला बताने दो जरा। पहला है बैंकिंग विकास का स्तर। बैंकिंग विकास के स्तर का मतलब है, मैंने बोला यहाँ पे वो पॉइंट बताने हैं जिससे लोन या तो ज़्यादा जाएगा या कम। पहला है बैंकिंग विकास का स्तर। इसका मतलब ये होता है बेटा, जिस देशों के अंदर अच्छी बैंकिंग प्रणाली होती है, विकसित हो चुकी है, मनी क्रिएशन ज़्यादा होती है, लोन ज़्यादा जाते हैं। जहाँ बैंकिंग व्यवस्था ही नहीं है, बैंकिंग कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, वहाँ पे लोन कम जाते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे लोगों की आदतें। मतलब क्या हुआ, अबे लोग ही तो पैसा जमा कराएंगे, पता चला लोगों की बैंकिंग आदतें ही जो हैं क्या कहते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे लोगों की बैंकिंग आदतें साख की क्षमता को सीधा प्रभावित करती है। मतलब अगर लोग ज़्यादा लेन देन करते हैं बैंकों में, ज़्यादा मुद्रा जमा करते हैं, तो लोगों के बैंकों में पैसा आएगा तो मनी क्रिएशन ज़्यादा होगी। अगर लोगों की बैंकिंग आदतें ज़्यादा बैंकिंग में ट्रांजैक्शन नहीं करते तो मनी क्रिएशन कम होगी। तो दूसरा फैक्टर है लोगों की आदतें, ज़्यादा लेन देन करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा जो है बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल में है ये, औद्योगिक विकास का स्तर। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल कैसा है देश के अंदर। जहाँ इंडस्ट्रियल लेवल ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा मनी क्रिएशन होती है, जहाँ कम होता है वहाँ कम होती है। मतलब ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह जहाँ होगी वहाँ लोगों को लोन ज़्यादा चाहिए, और जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह कम होगी वहाँ कम चाहिए। मौद्रिक नीति 2 तरीके की होती है, एक होती है सस्ती, एक होती है महंगी। सस्ती का मतलब है कम ब्याज, सस्ती मौद्रिक नीति, कम ब्याज जा रहा है, ठीक है। अगर बेटा
कम जा रहा है तो साख ज़्यादा क्रिएट होता है, और अगर महंगा है, ब्याज महंगा है, तो बेटा कम होता है। ये 4 फैक्टर हैं। और भी क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, प्राथमिक जमा, एक मिनट, प्राथमिक जमा, ठीक है, ये भी लिखोगे आप। ज़्यादा प्राथमिक जमा है तो ज़्यादा मनी क्रिएशन, कम है तो कम। और 5वां लिखोगे, छठा लिखोगे LRR, हाइयर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर मनी क्रिएशन, लोअर द वैल्यू ऑफ LRR हाइयर मनी क्रिएशन, जो हमने यहाँ पे समझा। ये 6। हाँ जी, सर हाँ जी, सर ये सीमाओं से क्या मतलब होता है? इसकी लिमिटेशन ये लोन को इफेक्ट कर रही है ना, कि लोन ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा। मैंने बोला वो पॉइंट बताने जिससे लोन इफेक्ट हो, या तो लोन ज़्यादा जाए या कम, ये है इसका मतलब। ये देखिए भाई, अपने मन से कुछ भी ले लेना है 10-20% और इसको प्रूफ करके दिखाना है। ईजी है, आप एक बारी करना, ना हो तो वीडियो देख लेना एक बारी। हाँ जी।